40 साल की जेल की सजा, दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एक जेल, और फिर भी एक रात वो शख्स दीवार फांदकर गायब हो जाता है, जबकि उसके पीछे बेहोश पड़े होते हैं जेल के गार्ड्स और उसके अपने साथी कैदी। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस कुछ मिठाइयाँ और एक झूठा जन्मदिन। सवाल यह है, कोई इंसान इतनी आसानी से दुनिया की सबसे चौकस निगरानी को कैसे चकमा दे सकता है? और अगर यह उसकी आज़ादी की कहानी है, तो फिर कुछ ही दिनों बाद उसने खुद को दोबारा पकड़े जाने क्यों दिया? यह कहानी है चार्ल्स शोभराज की, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी यूरोप, एशिया और थाईलैंड की पुलिस फोर्सेस सतर्क हो जाती हैं। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ दर्जनों लोगों की जान ली, बल्कि जिस कानून व्यवस्था को उसे रोकना था, उसी को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन असली कहानी सिर्फ हत्याओं की नहीं है। असली कहानी यह है कि आखिर एक इंसान इतना शातिर कैसे बन सकता है कि वो जेल की दीवारों को, पुलिस को, अदालतों को और खुद मौत को भी बार बार धोखा दे दे। चलिए शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से यह सब शुरू हुआ। एक ऐसे बच्चे से जिसे शुरू से ही यह एहसास दिलाया गया कि वो कहीं का नहीं है। चार्ल्स शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ, उस दौर में जब वियतनाम फ्रांसीसी उपनिवेश था। उसके पिता भारतीय मूल के एक व्यापारी थे और माँ वियतनामी, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे अपना नाम नहीं दिया। बचपन से ही चार्ल्स को यह महसूस कराया गया कि वो एक अनचाहा बच्चा है, ना पूरी तरह भारतीय, ना पूरी तरह वियतनामी, ना फ्रेंच। एक ऐसी पहचान का संकट जो किसी भी बच्चे को अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक टूटा हुआ बचपन किसी को हत्यारा बना सकता है? शायद नहीं, लेकिन यही टूटन आगे चलकर एक खतरनाक गुस्से और एक अजीब सी चालाकी में बदल गई। किशोरावस्था में ही चार्ल्स छोटी मोटी चोरियों में शामिल होने लगा। फ्रांस में उसे कई बार जेल हुई, लेकिन यहीं फ्रांस की एक जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उसकी मुलाकात हुई एक युवा फ्रेंच लड़की से जिसका नाम था चांतल कॉम्पैग्नन। चांतल को उस वक्त यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस आकर्षक, आत्मविश्वास से भरे इंसान से वो प्यार करने लगी है, वो आने वाले सालों में उसे दुनिया के सबसे खतरनाक सफर पर ले जाएगा। रिहा होने के बाद चार्ल्स और चांतल ने एशिया का रुख किया और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। 70 के दशक में एशिया, खासकर थाईलैंड, नेपाल और भारत पश्चिमी युवाओं के लिए एक खास चुंबक बन चुका था। यह वो दौर था जब हजारों अमेरिकी और यूरोपियन नौजवान अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने घर छोड़कर इस मशहूर हिप्पी ट्रेल पर निकल पड़ते थे। सस्ते होटल, आध्यात्म की तलाश और एक आजाद जिंदगी का सपना, यही वो भोलापन था जिसे चार्ल्स शोभराज ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसका तरीका हैरान करने वाला था। वो इन अकेले घूम रहे पर्यटकों से दोस्ती करता, उनकी भाषा बोलता, उनका भरोसा जीतता। कई बार वो खुद को जेम्सटोन नाम का एक जैन व्यापारी बताता, तो कभी कोई और पहचान ओढ़ लेता। धीरे धीरे वो उन्हें नशीली दवाएं देना शुरू करता, यह कहकर कि यह पेट की किसी बीमारी की दवा है। पर्यटक बेहोश हो जाते और जब होश आता तो उनका सामान, पासपोर्ट, पैसे, सब कुछ गायब होता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सिर्फ लूटना उसके लिए काफी नहीं था। धीरे धीरे उसके अपराधों में एक खौफनाक बदलाव आने लगा। 1975 में थाईलैंड के पटाया बीच पर एक अमेरिकी महिला पर्यटक का शव मिला, बिकिनी पहने हुए। शुरुआत में इसे डूबने की दुर्घटना समझा गया, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक और महिला का शव मिला, फिर एक और। कुछ का गला घोंटा गया था, कुछ को जिंदा जला दिया गया, कुछ को डुबोकर मारा गया। मीडिया ने इन हत्याओं को बिकिनी मर्डर्स नाम दिया और चार्ल्स शोभराज को दिया गया एक ऐसा उपनाम जो हमेशा के लिए उसके साथ चिपक गया, बिकिनी किलर। अब सवाल यह उठता है, आखिर पुलिस इतने लंबे समय तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? हर देश की पुलिस अपने अपने इलाके में जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सारी हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यही कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम शायद इतिहास में उतना मशहूर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हरमन नुइप्स, एक डच राजनयिक जो बैंकॉक में तैनात था। जब उसे पता चला कि उसके देश के 2 युवा नागरिक रहस्यमयी हालात में मारे गए हैं, तो वो अंदर तक हिल गया।
स्थानीय पुलिस इस मामले को बंद करने की जल्दी में थी, क्योंकि हत्यारे को पकड़ना पर्यटन उद्योग के लिए बुरी खबर होती। लेकिन हरमन ने हार नहीं मानी। उसने खुद जांच शुरू की, गवाहों से मिला, होटल के रिकॉर्ड खंगाले और एक एक करके कड़ियां जोड़नी शुरू की। और जो तस्वीर उसके सामने उभरी, उसने उसे झकझोर कर रख दिया। यह एक अकेली घटना नहीं थी, यह एक सिलसिला था, और इस सिलसिले के केंद्र में एक ही चेहरा बार बार सामने आ रहा था, चार्ल्स शोभराज। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि चार्ल्स सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक मास्टर मैनिपुलेटर था। वो पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देता, नकली पहचान बनाता, अलग अलग देशों के दर्जनों पासपोर्ट इस्तेमाल करता। हर बार जब लगता कि अब वो पकड़ में आ जाएगा, वो किसी न किसी तरह फिसल जाता। क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान इतनी आसानी से पूरी दुनिया की जांच एजेंसियों की आंखों में धूल कैसे झोंक सकता है? यही सवाल उस दौर में इंटरपोल तक को परेशान कर रहा था। आखिरकार 1976 में उसकी किस्मत ने पलटी खाई, लेकिन उम्मीद के उलट तरीके से। दिल्ली के एक होटल में उसने फ्रेंच टूरिस्ट्स के एक समूह को नशीली दवा देकर लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार दवा की मात्रा में गड़बड़ हो गई और पर्यटक बेहोश होने की बजाय होश में ही रह गए। उन्होंने शोर मचाया और चार्ल्स को मौके पर ही पकड़ लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक। और यहीं वो कड़ी शुरू होती है, जिसने चार्ल्स शोभराज को अपराध की दुनिया में एक अलग ही दर्जा दिला दिया। थाईलैंड में उस पर हत्या के कई मामले दर्ज थे और वहां हत्या के दोषियों को मौत की सजा दी जाती थी। चार्ल्स को अच्छी तरह पता था, अगर उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित कर दिया गया तो शायद वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। उसे एक रास्ता चाहिए था, और उसने वो रास्ता खोज निकाला, एक ऐसी योजना जो सुनने में लगभग असंभव लगती है। 1986 में उसने जेल के गार्ड्स और अपने साथी कैदियों को दवा मिली मिठाइयाँ बांटी, यह कहते हुए कि आज उसका जन्मदिन है। एक एक करके सब मिठाई खाकर बेहोश होने लगे, और इसी अफरातफरी के बीच चार्ल्स शोभराज जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। भारत की एक हाई सिक्योरिटी जेल से एक अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे का फरार होना, यह किसी की भी कल्पना से परे था। लेकिन यहीं से कहानी एक और अनपेक्षित मोड़ लेती है। क्या आपको लगता है कि वो सच में आजादी की तलाश में भागा था? अगर आप उसकी जगह होते और आपके पास पैसा, नकली पासपोर्ट और मददगार लोग होते, तो क्या आप भारत से ही निकल नहीं जाते? लेकिन चार्ल्स शोभराज नहीं भागा। वो कुछ ही हफ्तों में गोवा में आराम से एक रेस्टोरेंट में बैठा मिला, और यहीं छुपा था उसकी असली चाल। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फरारी आजादी के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग से बनाई गई कानूनी रणनीति थी। थाईलैंड में उसके खिलाफ दर्ज हत्या के मामलों की एक तय समय सीमा थी, जिसके भीतर उसे प्रत्यर्पित करना जरूरी था। भारत में एक नई गिरफ्तारी और नई सजा का मतलब था, वो कई और साल भारत की जेल में रहेगा, और तब तक थाईलैंड में उसके मामलों की कानूनी अवधि खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर एक ऐसे दिमाग की चाल जो मौत की सजा से बचने के लिए जानबूझकर वापस जेल जाने को तैयार था? उसकी योजना कामयाब रही। थाईलैंड में उसके खिलाफ मामले वक्त की सीमा के चलते खत्म हो गए, और वो कभी वहां प्रत्यर्पित नहीं हुआ। भारत में उसे फरार होने और बाकी अपराधों के लिए लंबी सजा हुई, और वो करीब 20 साल तिहाड़ में बिताने के बाद 1997 में रिहा हुआ। लेकिन जब वो आखिरकार बाहर आया, तो उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नेपाल में दशकों पुराने 2 मामले अब भी उसका पीछा कर रहे थे। वहाँ भी 2 पश्चिमी पर्यटकों की हत्या का आरोप उस पर था, वही मामले जो सालों से अनसुलझे पड़े थे। हैरानी की बात यह है, रिहाई के कई साल बाद 2003 में चार्ल्स शोभराज खुद अपनी मर्जी से नेपाल गया, एक कैसीनो में जुआ खेलने। क्या यह भी उसकी सोची समझी चाल थी, या फिर आखिरकार उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? नेपाल पुलिस ने उसे तुरंत पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बार लग रहा था आखिरकार चार्ल्स शोभराज को उसके किए की पूरी सजा मिल गई। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
2 दशकों बाद 2022 में अचानक नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को पलटते हुए उसे रिहा करने का आदेश दे दिया, यह कहते हुए कि उसने अपनी तय सजा पूरी कर ली है और उसकी बढ़ती उम्र व बिगड़ती सेहत को भी ध्यान में रखा गया। क्या यह इंसाफ था या फिर एक बार फिर वही मास्टर मैनिपुलेटर, अब बूढ़ा और बीमार, अपने आखिरी खेल में भी कामयाब हो गया? आज चार्ल्स शोभराज फ्रांस में रह रहा है। एक बुजुर्ग इंसान के रूप में कितने लोगों की जान उसने असल में ली, यह आंकड़ा आज भी विवादित है। किसी का मानना है 20 से ज्यादा, कोई इससे कम बताता है, क्योंकि कई शव कभी मिले ही नहीं, कई मामले कभी दर्ज ही नहीं हुए। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तय है, उसने दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को, सबसे मजबूत जेलों को और खुद मौत की सजा को भी धोखा दिया। तो आखिर में सवाल यह रह जाता है, क्या चार्ल्स शोभराज सच में उतना ही शातिर था जितना उसे माना जाता है, या फिर यह कहानी उन तमाम खामियों की है जो सिस्टम में मौजूद थीं, जिनका उसने बार बार बेहद चालाकी से फायदा उठाया? शायद असली डरावनी बात उस आदमी की नहीं है। असली डरावनी बात यह सोच है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अगर सिस्टम की दरारों को पहचान ले तो वो कानून की सबसे मजबूत दीवारों को भी पार कर सकता है, बार बार। और यही सोच, यही अनुत्तरित सवाल चार्ल्स शोभराज की कहानी को आज भी उतना ही डरावना और उतना ही दिलचस्प बनाए रखता है जितना यह 40 साल पहले था।